नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 8 से 10 ऐसे स्टॉक्स जिनके की Q1 रिजल्ट्स आ चुके हैं और इनमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं और जिसके चलते इन स्टॉक्स में कल आपको बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। अगर आपने इनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इन स्टॉक्स पर मैं आपको अपनी राय भी दूंगा कि आपको किस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में। और सबसे पहले देखेंगे ज्योति लैब्स के रिजल्ट्स को। बात करें ज्योति लैब्स की तो इनकी सेल्स में 15% की जंप दिखाई दे रही है। मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। EBIDT की अगर हम बात करें तो 96% की जंप है और नेट प्रॉफिट में 102% की जंप है और EPS में 98% की जंप है। और बात करें इनकी मार्च के क्वार्टर से तो जहाँ सेल इनकी 617 करोड़ रुपये थी, जून 23 में 687 करोड़ हो गई है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी इनमें शानदार जंप दिखाई दे रही है। और EBIDT 91 से बढ़कर के 117 हो गया है। और मार्च 23 में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 59 करोड़ रुपये के आसपास थे। जून 23 में 96 करोड़ रुपए हो गए। और EPS को अगर हम देखें तो यह 1.61 से बढ़कर के 2.62 हो गया है। तो और बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस शानदार रही है और Q1 के हिसाब से भी इसकी परफॉर्मेंस शानदार दिखाई दे रही है। और यही वह बड़ा कारण रहा है कि ज्योति लैब्स लिमिटेड में आज 20% का अपर सर्किट लग गया है। कहा जा सकता है कि बाजार को इसके नतीजे काफ़ी पसंद आए और ज्योति लैब्स की परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से काफ़ी अच्छी रही है। तो कहा जा सकता है ज्योति लैब्स लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा स्टॉक है। और दोस्तों मैं अगर आपको इसके पर अपनी राय देना चाहूँ तो यह फंडामेंटली एक शानदार कंपनी है। आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं किसी भी स्टॉक का फुल एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों मुझे 10 से 12 स्टॉक्स इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप चाहते हैं मैं किसी स्टॉक पर आपको फुल एनालिसिस करके बताऊं और उसके फंडामेंटल आपसे डिस्कस करूं तो आप मुझे उस स्टॉक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं और जल्दी ही मैं उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। और अब बात करें KPIT टेक्नोलॉजी की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स में 60% की शानदार जंप देखी जा रही है। EBIDT में 61% की जंप देखी जा रही है। नेट प्रॉफिट में 57% की जंप देखी जा रही है और EPS में भी 57% की जंप है। मार्च 23 से जून 23 के क्वार्टर को कंपेयर करें तो मार्च 23 में जहाँ 1017 करोड़ रुपये रही थी सेल, जून 23 में बढ़कर के 1098 करोड़ रुपए हो गई है। दोस्तों बात करें मार्च 23 में EBIDT की तो 182 था, जो कि जून 23 में 214 करोड़ हो गया है। तो कहा जा सकता है EBIDT में क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी अच्छी खासी जंप देखी जा रही है। और नेट प्रॉफिट 112 करोड़ रुपए से बढ़कर के 134 करोड़ रुपए हो गए। EPS 4.07 से बढ़कर के 4.89 हो गया है। तो कहा जा सकता है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से KPIT टेक्नोलॉजी की भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। और आज KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें तो इसमें 0.49% की तेजी रही है। और बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी की, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इनकी सेल्स को देखें तो 15% की जंप दिखाई दे रही है। EBIDT में 32% की जंप है। नेट प्रॉफिट 48% तक बढ़ चुके हैं और EPS में 50% की जंप है। मार्च 23 से अगर जून 23 को कंपेयर करें तो मार्च 23 में सेल्स जहां 3065 करोड़ रुपए थी, जून 23 में बढ़कर के 3272 करोड़ रुपए हो गई है। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से सेल्स में जंप है। और EBIDT को अगर हम देखें तो मार्च 23 में जहां ये 156 थी वह जून 23 में 132 हो गई है। तो यह गिरती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो मार्च 23 में जहां ये 80 करोड़ के आसपास थे, जून 23 में 67 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरते हुए नजर आ रहे हैं और EBIDT भी गिरती हुई नजर आ रही है। और बात करें EPS की तो EPS मार्च 23 में जहां 13.54 था वहीं जून 23 में घट करके 11.55 हो गया है। तो कहा जा सकता है कि इनका EPS भी गिरा है। और बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी की, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेसिस की अगर हम बात करें तो थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी की तो आज इसमें 2.74% की अच्छी खासी तेजी रही है। तो कह सकते हैं कि बाजार को इसके नतीजे पसंद आए। और बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी की तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आप इन्वेस्टमेंट के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी को भी देख सकते हैं। अब बात करें टाटा मोटर्स की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस देखें। दोस्तों नंबर्स काफ़ी बड़े हैं, मैं सबको नहीं पढ़ सकता हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में 42% की जंप रही है। EBIDT में 448% की शानदार जंप है। नेट प्रॉफिट 163% तक बढ़ चुके हैं और EPS में 164% की जंप है। दोस्तों टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो धमाकेदार रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और मार्च 23 से जून 23 को अगर कंपेयर करें तो सेल्स थोड़ी गिरती हुई नजर आ रही है। आप दोस्तों नंबर देख सकते हैं। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी इनके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरे हैं और दोस्तों इनका EPS भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें टाटा मोटर की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस शानदार रही है, लेकिन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से थोड़ा ये वीक नजर आ रहा है। और टाटा मोटर में आज 1.99% की अच्छी खासी तेजी रही है। तो कहा जा सकता है कि बाजार को इसके नतीजे अच्छे लगे हैं। दोस्तों Q1 के हिसाब से थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से काफ़ी शानदार परफॉर्म किया है। तो दोस्तों बात करें टाटा मोटर की तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आप टाटा मोटर्स को भी देख सकते हैं। और बात करें जुबिलेंट फूडवर्क की, दोस्तों यह एक शानदार कंपनी है, लेकिन जिस तरह से इस स्टॉक की कुछ बीते दिनों में
परफॉर्मेंस रही है इसने काफ़ी निराश किया है। और बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से रिजल्ट्स की, तो सेल्स में मात्र 6% की जंप देखी जा रही है। EBIDT 20% तक लौट चुके हैं, नेट प्रॉफिट 74% तक लौट चुके हैं और EPS में भी 74% की गिरावट देखने को मिल रही है। और बात करें जुबिलेंट फूडवर्क की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी खराब दिखाई दे रही है। और मार्च 23 से अगर जून 23 को क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कंपेयर करें तो सेल्स इनकी बढ़ी है। और दोस्तों बात करें EBIDT की, तो यह भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट भी बढ़े हैं। और अगर EPS को देखें तो EPS में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो बात करें जुबिलेंट फूडवर्क की, तो इसके रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इसने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो और बात करें जुबिलेंट फूडवर्क की, तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली ये वीक कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की, तो कुछ समय से इस स्टॉक ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं जुबिलेंट फूडवर्क में, तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न देगी। जिस तरह की ये कंपनी है जल्दी ही कम बैक करेगी, तो आप चाहें तो जुबिलेंट फूडवर्क को भी देख सकते हैं। बात करें जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड की, तो आज इसमें 2.03% की अच्छी खासी तेजी रही है। तो कहा जा सकता है कि जैसे ही स्टॉक ये पूरे दिन फ्लैट चल रहा था, जैसे ही बाजार में इसके नतीजे आए, इसमें अच्छी खासी तेजी बनी। तो कह सकते हैं कि बाजार को इसके नतीजे पसंद आए, जिस कारण इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। और अपोलो पाइप्स के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेल्स में 19% की जंप है, EBIDT में 31% की जंप है और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 58% की जंप देखने को मिल रही है और EPS में 57% की जंप है। बात करें जून 23 की मार्च 23 से, तो सेल्स भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, EBIDT में भी गिरावट देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट भी कम हुए हैं और EPS भी इनका कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बात करें अपोलो पाइप्स की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक ठाक सी दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और यही बड़ा कारण है अपोलो पाइप्स में आज इसमें 0.89% की गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि जिस तरह से यह स्टॉक ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन बाजार में जैसे ही नतीजे आए इस स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई, तो बाजार को इसके नतीजे पसंद नहीं आए। बात करें अपोलो पाइप्स की, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप अपोलो पाइप्स को भी देख सकते हैं। और अब बात करें सुज़लॉन एनर्जी की, एक रिटेल का पसंदीदा स्टॉक है। दोस्तों अभी जिस तरह से सुज़लॉन एनर्जी को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले थे, तो कहा जा रहा था कि ये स्टॉक 100 रुपये पे पहुंच जाएगा, 500 रुपये का हो जाएगा, यहाँ तक कि 1000 रुपये तक के इस स्टॉक के टारगेट देखा जा रहा था। लेकिन दोस्तों बात करें इसके रिजल्ट्स की, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है, EBIDT में 7% की गिरावट देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में 1210% की भारी जंप देखने को मिल रही है और EPS में 96% की गिरावट है। तो दोस्तों बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो परफॉर्मेंस कोई खास अच्छी नहीं नजर आ रही है। लेकिन बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इसमें भारी जंप देखी जा रही है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि सुज़लॉन एनर्जी शेयर अच्छा हो गया है। दोस्तों मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक रिटेल को यह काफ़ी पसंद आता है। और बात करें इसकी मार्च 23 से जून 23 की, तो जहाँ सेल्स 1694 करोड़ रुपए रही थी, जून 23 में घट करके 1351 करोड़ रुपए हो गई हैं। तो कहा जा सकता है कि इनकी सेल्स गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। EBIDT को अगर हम देखें तो यह भी गिरता हुआ नजर आ रहा है और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट भी इनके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरते हुए नजर आ रहे हैं और EPS को अगर हम देखें तो EPS भी इनका लुढ़क चुका है। और बात करें इसकी, तो दोस्तों क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी सुज़लॉन के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि सुज़लॉन एनर्जी में आज 5% की गिरावट रही है। दोस्तों बात करें सुज़लॉन एनर्जी की, तो यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे सही नहीं लगता है। तो मैं चाहूँगा आप सुज़लॉन एनर्जी से दूर रहें, इससे अच्छे स्टॉक बाजार में हैं, आप उन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बजाज ऑटो के रिजल्ट्स को अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो सेल्स में 29% की जंप दिखाई दे रही है, EBIDT में 50% की जंप है, नेट प्रॉफिट 41% तक बढ़ चुके हैं, EPS में 45% की जंप है। बात करें बजाज ऑटो की, अगर मार्च 23 से जून 23 को कंपेयर करें तो सेल्स भी इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, EBIDT में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट लेकिन कम होते हुए नजर आ रहे हैं, EPS को अगर हम देखें तो यह भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बात करें बजाज ऑटो की, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब हो गई है। दोस्तों बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई दे रही है और इसकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी परफॉर्मेंस कोई इतनी खराब नहीं रही है कि बजाज ऑटो शेयर में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाए। अब बात करें एशियन पेंट की, तो एशियन पेंट के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स में 7% की जंप देखने को मिल रही है, EBIDT में 36% की जंप रही है, नेट प्रॉफिट में 50% की जंप रही है
और ईपीएस की अगर हम बात करें तो 52% की जंप ईपीएस में देखने को मिल रही है। मार्च 23 से जून 23 को अगर हम कंपेयर करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इनके ईबीआईटी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ईपीएस में भी काफ़ी अच्छा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल बात करें एशियन पेंट की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी परफॉर्मेंस शानदार दिखाई दे रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी परफॉर्मेंस शानदार रही है। बात करें एशियन पेंट लिमिटेड की तो आज इसमें 4.20% की भारी गिरावट रही है। दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि एशियन पेंट स्टॉक खराब हो गया या इसके रिजल्ट्स खराब रहे। स्टॉक मार्केट का यह नियम है, जब स्टॉक काफी दौड़ लेता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है और जैसे इसके रिजल्ट्स आए तो इसमें प्रॉफिट बुक हुई है। दोस्तों बात करें एशियन पेंट की तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आप इस स्टॉक को भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। तो दोस्तों यह थी खास अपडेट कुछ स्टॉक्स पर। मैंने आपको अपनी राय भी दी इन स्टॉक्स पर, कौन सा स्टॉक अच्छा है, किस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको किस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। आपको एक खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।